हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग कहते हैं। इसका 4 क्लासेज इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं पहले। आज ये आपकी क्लास नंबर 5 रहेगी, जिसमें जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। शिक्षण के सूत्रों को बहुत ही आसान भाषा में, कम शब्दों में हम आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं पिक्चर्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। आज हम जितने भी ये शिक्षण के सूत्र हैं इन सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। चलिए, चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण के सूत्र का मतलब ये होता है कि जब आप टीचिंग करते हैं, जब आप शिक्षण करते हैं तो उसके कुछ सूत्र होते हैं। यदि आप इन सूत्रों का अनुसरण करते हैं, इन सूत्रों को अपने शिक्षण में शामिल करते हैं, तो आपका शिक्षण रुचिकर, प्रभावशाली, आनंदमय हो जाता है, बच्चे के लिए आसान और सरल हो जाता है, ठीक है। यदि आप सूत्रों का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सवाल है कोई भी, है ना, मैथ्स का सवाल है, उसमें यदि आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो बहुत जल्दी आपका सवाल लग जाता है। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप घंटों बैठे रहेंगे, सवाल आपका नहीं लगेगा। ओके, सो यहाँ पे शिक्षण के लिए भी कुछ फॉर्मूला, कुछ सूत्र दिए गए हैं जिनका प्रयोग करके हम अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। आइए समझते हैं। एक सफल शिक्षण का अर्थ है ऐसा शिक्षण जिसमें छात्रों के लिए जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही हो, यानी कि छात्रों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा हो उसे वे भली भांति ग्रहण कर सकें। प्यारे दोस्तों, यदि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाना तभी सफल होगा जब बालकों को समझ आ जाए। आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया, बालकों को कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपके पढ़ाने का वहां पे कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। आपका पढ़ाना, आपका शिक्षण तभी सफल होगा जब बालक उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। सीखने के साथ साथ आगे बढ़ने का पृष्ठपोषण भी मिलता रहे, इस प्रक्रिया के लिए शिक्षा के चिंतकों और दार्शनिकों ने कुछ सूत्रों का प्रतिपादन किया है। यानी कि सीखने के साथ साथ बच्चे का जो अधिगम हो रहा है, अधिगम के साथ साथ बच्चा आगे भी बढ़ता रहे, इसी प्रोसेस के लिए शिक्षा के जो चिंतक हैं, जो भी फिलोसफर्स हैं, उन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं कि इन सूत्रों का प्रयोग करके आप बच्चों को सिखाइए, बच्चों का अधिगम भी होगा और बच्चा आगे भी बढ़ेगा, जिन्हें हम शिक्षण के सूत्र कहते हैं। अब जैसे इसमें क्या कहा गया है कि इन सूत्रों का ज्ञान प्रत्येक टीचर के लिए आवश्यक है। यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, क्योंकि इससे आपकी टीचिंग में रोचकता आएगी, टीचिंग आपकी बहुत सरल हो जाएगी और इसमें वैज्ञानिकता का भी संचार होगा। विद्यार्थी आपसे जुड़ेगा, विद्यार्थी आपको पसंद करेगा, है ना। ये आप पढ़ाते बहुत मेहनत से हैं लेकिन बच्चों की समझ में कुछ नहीं आता, उनके ऊपर से गुजर जाता है, तो फिर बच्चा आपको पसंद नहीं करेगा, उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, सब्जेक्ट भी कठिन लगेगा और आपके क्लास में आते ही बच्चों को नींद आने लग जाएगी। ये चीजें होती हैं ये। और यदि आपकी टीचिंग इफेक्टिव है, उसमें रोचकता है, आनंदमय है, तो सोता हुआ बच्चा भी उठ करके बैठ जाएगा कि अब सर की क्लास है, पढ़ने में मजा आएगा। चाहे आपका सब्जेक्ट कितना भी कठिन हो, यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा है देन ऑल इज गुड। ये सिद्धांत बाल प्रकृति पर आधारित हैं। एक कुशल अध्यापक को सभी शिक्षण सूत्रों का सम्यक ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो एक स्किलफुल टीचर है उसके लिए ये जितने भी टीचिंग फॉर्मूलाज हैं इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अध्यापक को यह भी पता होना चाहिए कि कौन से सूत्र का प्रयोग उसे कहाँ करना है। भाई मैथ्स आपको आती अच्छी है लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा तो आपसे सवाल नहीं लगेगा, है ना। सवाल तभी लगेगा जब आपको फॉर्मूला सब आते हैं लेकिन यूज करना नहीं आता, देन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सूत्र पता हो प्लस ये पता हो कि कौन सा सूत्र हमें कहाँ पे लगाना है, तभी आपका शिक्षण सफल माना जाएगा। फ्रोबेल के अनुसार कहा गया है शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना,
ठीक है, ना कि अधिक से अधिक खोना। भाई शिक्षण का मतलब क्या है? बच्चों को अधिक से अधिक आप दे सकें, बच्चे अधिक से अधिक पा सकें। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। टी रायमंड के अकॉर्डिंग कहा गया है, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे ये आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे, यानी कि ये जो सिद्धांत हैं इनको यदि हम प्रयोग करेंगे तो फिर ये हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे। ये तो हमने पढ़ ली अवधारणा। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सूत्र हमारा होता है सरल से जटिल की ओर, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसको आप क्या कह सकते हैं? आसान से जो है कठिन की ओर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर बालकों को जो जानकारी है वो पहले सरल फिर कठिन बातों की जानकारी दी जाए तो उससे क्या होता है, पाठ जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें बालक का ध्यान लगा रहता है, उसकी रुचि जो है इंटरेस्ट उसको आता है पढ़ने में। अगर कहीं पहले आप कठिन सब्जेक्ट उठा के रख दो या पहले कठिन चैप्टर्स उठा करके रख दो तो इससे क्या होगा कि बच्चों को लगेगा ये सब्जेक्ट कठिन है ना, बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो सब्जेक्ट उबाऊ हो जाएगा। आपने छोटे बच्चों की किताबें, छोटे बच्चों की क्या मतलब किसी भी क्लास की बुक उठा के देख लीजिए, पहले सरल चीज़ें होती हैं, पहले सरल चीज़ें होती हैं, उसके बाद कठिन चीज़ें, कठिन चैप्टर्स होते हैं। लिखा है कि टीचर को शिक्षण टीचिंग कराते समय पहले सरल बाद में कठिन तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। पहले सरल बातें बता दो फिर उनको कॉम्प्लेक्स की तरफ धीरे धीरे लेकर के जाओ। भाषा की शिक्षा से पहले सरल वाक्यों और बाद में जटिल वाक्यों का ज्ञान कराना चाहिए। आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, लैंग्वेज में पहले जो छोटे छोटे वाक्य हैं, ठीक है, वो सिखाइए, उसके बाद आप उनको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के चलिए। अब जैसे इतिहास और भूगोल में पहले स्थानीय तथ्यों के बारे में, जो जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ के जो स्थानीय तथ्य हैं उनके बारे में बच्चों को बताओ, और बाद में उनके पड़ोस में कोई नदी हो सकती है, कोई पहाड़ हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, कोई लेक हो सकती है ना, बाद में ऐसे तथ्यों के संबंध में जानकारी देना चाहिए जो जटिल हो। इसी तरह गणित के पहले आसान प्रश्न कराए जाएं, बाद में कठिन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मैथ्स की बुक उठा के देखो, सरल शुरुआत में कितने सरल सवाल होते हैं, सब लगा लेंगे, और धीरे धीरे बुक इतनी कठिन होती चली जाती है कि लास्ट में एक सवाल समझ में नहीं आते। ये क्या है, सरल से जटिल की ओर। यदि आप बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो उसका नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपको बच्चों को हासिल वाले जोड़ सिखाने हैं तो हासिल वाले जोड़ घटाना सिखाने से पहले उनको सिंपल जोड़ घटाना सिखाओ। 2 3 5 6 7 12 12 15 है ना, ये जो है 8 और 7 15 होते हैं, 10 और 5 15 होते हैं। सिंपल जो है सिखाओ उनको, उसके बाद फिर उनको हासिल की तरफ लेकर के चलिए, क्योंकि हासिल वाले सवाल बच्चों के लिए कठिन होते हैं, शुरुआत में उसको समझ नहीं आएंगे, नहीं लगा पाएंगे बच्चे। इस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए टीचर को चाहिए कि वो बालकों के विषय की अनेक अवस्थाओं, उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बालक की रुचि अलग होती है, हर बालक की योग्यता अलग होती है, हर बालक की क्षमता अलग होती है और आवश्यकता भी हर बालक की अलग होती है। तो आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी सब्जेक्ट है उसका विभाजन सरल तथा जटिल दोनों ही रूपों में कर ले, यानी कि जो सरल चीज़ें हैं उनको अलग कर ले, जो जटिल चैप्टर्स हैं, जो कठिन चैप्टर्स हैं उनको अलग कर ले, और शिक्षण का क्रम इसी रूप में निर्धारित करें, यानी कि पहले कठिन सरल चीज़ें सिखाएं बच्चों को, फिर आप कठिन चीज़ें सिखाइए। मान लीजिए आपको बच्चों को इतिहास पढ़ाना है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट बच्चों के सामने इतिहास की किताब उठा करके रख देंगे तो इतिहास तो जानते हो वैसे ही कितना बोरिंग होता है, तो बच्चा उससे बोर होगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा। लेकिन वही इतिहास बहुत इंटरेस्टेड हो जाएगा जब आप बच्चों को वही इतिहास छोटी छोटी कहानियों के रूप में सुनाना शुरू कर दें। कितनी इंटरेस्टेड कहानियां हैं हमारे इतिहास में, कहानियां सुनाओ, कैसे गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, कैसे गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की थी, वो यात्रा शुरू की थी, है ना,
कैसे कैसे गांधी जी लड़े, मतलब जो भी इतिहास सिखाना छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सिखाओ, बच्चा कितना मन लगा के कहानियों को सुनेगा और इतिहास को भी सीख जाएगा। इस तरीके से हम सरल से जटिल की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सूत्र कंप्लीट हुआ प्यारे दोस्तों। अब हम चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, जिसमें आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस जो सीरीज होती है क्वेश्चन बैंक की, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, उसके लिए आप हमें 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड ध्यान रहे, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई भी कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। नोट्स लेने के बाद पूरी जिम्मेदारी स्मार्टर एवरीडे की यानी कि एसपी सर की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। ये क्या कहता है? फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब ये होता है जो चीज़ बच्चे को पहले से पता है हमें वहाँ से शुरू करना चाहिए और फिर हम उसे वहाँ तक लेकर के जाएं जो चीज़ उसको नहीं पता है। ठीक है, इसमें ये होता है, ये जो शिक्षण सूत्र है ये इस तथ्य पर आधारित है कि बालक ने पहले जो कुछ सीखा है वही उसको ज्ञात है और इसी जो उसे पहले से ज्ञात है पूर्व ज्ञान, इसी के सहारे वो नए ज्ञान को प्राप्त भी करता है। ठीक है, यानी कि टीचर को यहाँ पे बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचने के बाद उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें छात्र अपने पूर्व अर्जित ज्ञान, जो ज्ञान उसने पहले से प्राप्त किया हुआ है, पूर्व अर्जित ज्ञान और अनुभवों को नए ज्ञान और अनुभवों से जोड़ना चाहता है। नए ज्ञान और अनुभव से वो जोड़ लेता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ बच्चा कैसे जोड़ लेता है, ये आप जीन पियाजे का जो आपका फर्स्ट पेपर में जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ेंगे। इसमें देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कैसे बच्चा ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। मान लीजिए जैसे पहले बच्चे ने एक कुत्ता देखा, उसने देखा कि जो कुत्ता है उसको ये बताया गया कि जो कुत्ता है वो ब्लैक कलर का है। ठीक है, उसकी एक पूंछ होती है, उसके 2 कान होते हैं, इस तरीके से उसका जो है वो भौंकता है। ठीक है, फिर बच्चे ने एक दूसरा डॉग देखा, इसने देखा कि यार इसका भी मुंह जो इसके भी 2 कान हैं, इसके भी 4 टांगे हैं, इसके भी पूंछ है और भौंकता ये भी है लेकिन ये वाइट कलर का है। इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि कुत्ता काला ही हो, कुत्ता सफ़ेद भी हो सकता है, कुत्ता भूरा भी हो सकता है, कुत्ता दूसरे कलर का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने अपने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ लिया। ठीक है, ये जो चीज़ उसे ज्ञात थी उसी के आधार पर जो चीज़ नहीं पता थी उसने उसको जोड़ लिया उसके साथ में। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें अपने जो है अनुभवों से वो जोड़ लेता है। शिक्षण प्रक्रिया में टीचर भी विद्यार्थी के प्रति यही काम करता है। वो बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर जितना उसको पहले से पता है उसी के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना पड़ता है। जैसे हम क्लास में पढ़ाते समय हमें यह बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए, पहले बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछने चाहिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये आप लोग अभी पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न में हम पहले बच्चों के पहले से जितना उनको पता है वो जांचने की कोशिश करते हैं, कितना बच्चों को पता है, उसी के आधार पर नया ज्ञान उनको हम देते हैं। ओके, तो इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, पहले जितना उनको पता है उसी के बेस पे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, क्लास में पहाड़े सिखाने, बच्चों को क्या करना है, पहाड़े सिखाने। तो पहाड़े सिखाने के लिए क्या जरूरी है, पहाड़ा सिखाने से पहले छात्रों को गिनती का ज्ञान बहुत जरूरी है। उनको 1 से 100 तक गिनती आती हो, गिनती लिख लेता हो, गिनती पहचान लेता हो, नंबर्स को पहचान लेता हो कि क्या लिखा हुआ है ना, तभी वो पहाड़ा आसानी से सीख पाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको आपको वर्णमाला यानी कि छोटा बड़ा सिखाना है। तो छोटा बड़ा सिखाने के लिए आप उसे क्या करें, पहले बच्चे को का से कमल, का से खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, ये चीजें पहले पता होंगी तभी वो आगे वर्णमाला और फिर वर्णमाला से 2 वर्णों वाले अक्षर, फिर जो है 3 वर्णों वाले अक्षर शब्द, इनको बालक सीख पाएगा।
जैसे उदाहरण के लिए अगर छात्रों को अनेक फूलों और पत्तियों के बारे में ज्ञान कराना है तो सबसे पहले उनका आकार क्या है, किस पेड़ की पत्ती किस रंग की होती है, उसके बारे में जानकारी करानी होगी। इसके बाद फिर किस पत्ती के क्या क्या गुण होते हैं, उनका प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में बताना चाहिए। ये होता है ज्ञात से अज्ञात। जो चीज़ पहले से बालकों को पता है उसी के बेस पे हम उन्हें नया ज्ञान दे रहे हैं। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अगर शिक्षक गुणों और प्रयोगों के संबंध में जानकारी पहले ही दे देने लगेगा तो छात्रों से समझ नहीं आएंगे, क्योंकि उसे किसी भी पत्ती का रंग नहीं पता, किसी पत्ती का शेप नहीं पता। इस प्रकार बालक के अंदर किसी तरह की भ्रांति नहीं रह पाती है अगर हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, इसको हम स्थूल से सूक्ष्म भी कहते हैं, या फिर इसे हम मूर्त से अमूर्त भी कहते हैं। ये चीज मान लीजिए आप बच्चों को सिखा रहे हैं, बेटा 5 और 4 9 होते हैं। कैसे 9 होते हैं? तो पहले आप उसे मूर्त रूप में दिखाइए। मूर्त रूप में आप कैसे दिखा सकते हैं? 1 2 3 4 5। आप जो है बच्चों को 5 कोई भी चीजें दे सकते हैं, 5 पेंसिल दे सकते हैं। फिर आपने कहा कि 4 पेंसिल श्याम ले आया, ठीक है, 5 पेंसिल राम के पास है, 4 पेंसिल राम ले आया। तो अब बताओ तुम्हारे पास टोटल कितनी पेंसिलें हो गई? 5 तुम्हारी, 4 इसकी। अब वो उनको जोड़ करके बताओ बेटा, जब इनको हम एक में मिला देंगे सबको तो ये कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। अब उसके बाद उसको आप नंबर्स के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसके केवल दिमाग में चीज़ों को जोड़ने के लिए कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। आरंभ में बालक सूक्ष्म को नहीं समझता। शुरुआत में उसको अगर आप सिर्फ दिमाग में जोड़ने के लिए बातें कह देंगे या सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर उसको एडिशन करने के लिए कहेंगे, जोड़ने के लिए, तो वो नहीं जोड़ पाएगा। हम लोग शुरुआत में बच्चों को इसी तरीके से सिखाते हैं। पहले वो स्थूल का ज्ञान प्राप्त करता है, पहले वो सिर्फ और सिर्फ मूर्त चीजें समझता है, जो चीज उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित है। हम बच्चों से फिंगर्स के माध्यम से उनको जुड़वाते हैं, बेटा 2 फिंगर्स ये हैं, इसमें 2 ये मिला दो, अब ये 4 हो गई, अब ये 8 हो गई, अब ये 10 हो गई। हम जो कुछ देखते हैं, स्पर्श यानी छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, वो सब चीज़ें हमारे स्थूल हैं, वो सब चीज़ें मूर्त रूप में हैं। सूक्ष्म उन्हीं वस्तुओं से संबंधित एक विचार होता है, ठीक है। आप 5 और 4 9 जुड़वा रहे हैं, ये सिर्फ एक विचार है, ये अमूर्त है। लेकिन इस तरीके से चीज़ें सामने रख करके एडिशन करा रहे हैं, ये मूर्त रूप है। स्थूल को आधार बना करके अध्यापक धीरे धीरे सूक्ष्म की ओर जाए तो अच्छा होता है। पाठ में नियम कठिन होते हैं। जो नियम है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में रूल है, ग्रामर के रूल हैं, ये थोड़ा कठिन होते हैं और अमूर्त होते हैं। उदाहरण पहले रखना चाहिए, एग्जाम्पल पहले बच्चों के सामने रखना चाहिए और फिर नियम बाद में निकलवाने चाहिए। सॉरी। स्थूल के बाद सूक्ष्म का ज्ञान देना चाहिए। पहले आप मूर्त रूप में बच्चों को सिखाइए, ठीक है, उसके बाद उन्हें सूक्ष्म ज्ञान दीजिए। सीखने का यह एक स्वाभाविक एक सीक्वेंस है। शिक्षण के समय अध्यापक को इसी क्रम से क्या करना चाहिए? इसी क्रम से चलना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से अगर इसको हम समझें तो छात्रों को हिंदी अक्षर ज्ञान कराते समय आप हिंदी के अक्षर पढ़ा रहे हैं तो उस समय छुटा के साथ अनार या उसका चित्र दिखा करके, छोटे बच्चों की किताब देखिए कितने बड़े बड़े अनार, आम, इमली बने होते हैं, ताकि बच्चा उनको देख करके समझ सके कि ये जो वर्ण हमारा लिखा है छुटा आ, इसका मतलब होता है अनार। अगर बच्चा अनार नहीं समझ पा रहा है, उसको पिक्चर दिखाइए, पिक्चर नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा कहा जाता है हम लोगों को कि मार्केट जाइए, अनार खरीद करके लाइए, सेब खरीद करके लाइए, फिर जाके बच्चों को दिखाइए बेटा ये इसको खाओ, ये है सेब, ये है अनार, ठीक है। तो दिखा करके छोटा आ के साथ अनार या उसका चित्र दिखा करके छोटा आ अक्षर का बोध कराना। कुछ समय बाद चित्र को हटा करके केवल आ, बड़ा आ, इन सब चीज़ों का ज्ञान कराना। ये हो गया मूर्त से अमूर्त की ओर। गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए हम गेंद का यूज कर सकते हैं। बेटा तुम्हारे पास 3 बॉल ये हो गई, छोटी छोटी बॉल लेकर के उनको हम सिखा सकते हैं। 3 बॉल्स ये हैं, इसमें 4 बॉल्स ये ऐड कर दो, अब ये कितनी बॉल हो गई? 7 हो गई। या छोटे छोटे गोली होती हैं, कंकड़ होते हैं, इन सब का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सकते हैं। भूगोल अगर हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हमें नदी, पर्वत, समुद्र, बच्चों ने झील कभी नहीं देखी, मान लीजिए बच्चों ने तालाब नहीं देखे, बच्चों ने कुएं नहीं देखे, इनका ज्ञान हम
कैसे कराएंगे? प्रत्यक्ष। पहले हम भ्रमण पर ले जा करके बच्चे को, अगर हमें तालाब के बारे में पढ़ाना है तो हम उसको किसी तालाब पर ले जाएं, फिर वहाँ वो तालाब दिखाएं, फिर उसके बारे में वहीं पर उसको एक्सप्लेन करें। दैट इज गुड, दैट इज स्थूल से सूक्ष्म की ओर। या फिर मान लीजिए पॉसिबल नहीं है ले जाना, तो हम मॉडल तैयार करवा सकते हैं, कोई चित्र बच्चों को दिखा सकते हैं, चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं। इन सब के माध्यम से हम बच्चों को सिखा पाएंगे। तो ये होता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है, जिसमें पहले प्रत्यक्ष रूप में चीजें दिखा करके फिर अप्रत्यक्ष रूप में उनको जो है सिखाना। अगला है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हम आपको कंप्लीट सीरीज भी देंगे, जो हमारे अपने नोट्स हैं वो भी तो प्रोवाइड कराए ही जाएंगे, साथ में सीरीज भी कंप्लीट, सीरीज की कंप्लीट पीडीएफ जो लेटेस्ट पीडीएफ है ये भी आप तक इस तरीके से बेहतरीन क्वालिटी के साथ उसको पूरी पीडीएफ तैयार करके आप तक पहुंचाई जाती है, ताकि आपको बाहर पैसा खराब ना करना पड़े, आपको सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाए, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो या फुल कंटेंट हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको एक साथ एक जगह प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जो नंबर दिया गया है वहाँ आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब ये है कि पहले किसी चीज़ को समग्र रूप में देखना, पहले समग्र रूप में देखना। भाई अगर जैसे कोई कार जा रही है, सड़क पे कोई कार जा रही है, तो आप ये देखते हैं कि ये कार जा रही है, ना कि ये BMW है, ये गाड़ी है, ये वो गाड़ी है ना। मतलब सीधा देखते हैं कि ये कितनी अच्छी कार जा रही है, फिर आप उसके पार्ट्स पे जाते हैं, अरे इसके शीशे देखो, है ना, या इसकी लाइट्स देखो, इसके पहिए देखो। उन सब चीज़ों पर आपकी नज़र बाद में जाती है, पहले आप सिर्फ उसको समग्र रूप में देखते हैं, कार जा रही है, फिर उसके पार्ट्स पे ध्यान देते हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण से अंश की ओर जाना। ऐसा कहा गया कि हमें इस नियम का अनुसरण करना चाहिए। जैसे आपने एक साइकिल देखी, तो आप उसको सिर्फ एक साइकिल देख रहे हैं कि ये साइकिल कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर लग रही है, फिर आप साइकिल के पार्ट्स पे जाते हैं कि ये जो साइकिल है इसका सीट कितनी अच्छी है, आप उसके सीट आपने देखी, आपने साइकिल के पहिए देखे, ठीक है, और आपने जो है साइकिल की फिर हैंडल देखे। ये चीज़ें होती हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। आप गए, पहले समग्र रूप में देखना, फिर उसको पार्ट्स में देखना। अब जैसे इसमें कहा गया है कि इस सूत्र का आधार जो है वो गेस्टाल्टवाद है। ओके, गेस्टाल्टवादियों के अकॉर्डिंग हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। पहले आपको कोई फ़ोन देखना है, आपने मोबाइल आजकल आप बहुत देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, आप पहले फ़ोन का लुक देखते हैं, इसका शेप कैसा है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जाते हैं, इसका कैमरा कितना है, कितना मेगापिक्सल है, और इसकी डिस्प्ले कितनी है, बैटरी कितनी चलती है, ये आप बाद में जाते हैं, ये उसके पार्ट्स में बाद में घुसते हैं आप। अतः बालक को सिखाने या पढ़ाने के लिए पहले पूर्ण, उसके बाद उसके भागों की जानकारी देना अधिक उपयुक्त होता है। जैसे पालतू पशुओं का पाठ पढ़ाते समय, पालतू पशुओं का पाठ आप पढ़ा रहे हैं, चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो गाय भैंस इन सब का चित्र दिखाना या इन पशुओं को दिखाकर उसके बाद इनके अन्य भागों के बारे में दिया जाने वाला ज्ञान अधिक उपयोगी होता है। भाई आपका चैप्टर ही है पालतू पशु, तो उसमें आप पहले जानवर को दिखाइए, देखिए बेटा ये गाय होती है, ये भैंस होती है, ये घोड़ा होता है, ये गधा होता है। पहले आप उनको बता दीजिए कि देखिए गाय इस तरीके की होती है, भैंस ऐश काली होती है, और ये जानवर इस तरीके का होता है। फिर आप उनके डीप में जाइए, उनकी पार्ट्स बताइए, देखिए गाय भी ऐसी होती है, भैंस भी होती है, बस कलर का डिफरेंस है, और भी जो चीज़ें हैं, इनके कान ऐसे होते हैं, इनकी पूंछ ऐसी होती है, जो घोड़ा है वो इस तरीके का होता है। फिर आप उनके पार्ट्स में जाएंगे, ठीक है। तो इस विधि से बालक सरलता से सीख लेता है। शिक्षक को शिक्षण कार्य पूर्ण वस्तु से प्रारंभ करना चाहिए, बाद में उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। एक सूत्र काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है, जिसमें पहले संपूर्ण कविता का पाठ करना उचित होता है। समझिए बात को, यहाँ पे होल टू पार्ट का मतलब ज़्यादा क्लियर है। जैसे एक सूत्र है जो कि काव्य शिक्षण में विशेष रूप से लागू होता है, जिसमें पहले संपूर्ण कविता का पाठ करना उचित होता है। पहले पूरी कविता पढ़ाई जाती है, उसके बाद एक एक पंक्ति का अर्थ बताया जाता है। पहले आपने कविता पढ़ ली है ना, उसके बाद फिर एक एक लाइन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंग्लिश में पोएट्री होती थी, हम लोग पढ़ते थे, पहले कविता पढ़ते थे, फिर उसको एक एक वर्ड, एक एक लाइन का अर्थ समझाते थे, है ना। तो वही क्या है, होल टू पार्ट जाना, इससे बालक आसानी से समझ लेता है। आगे बढ़ेंगे, फिर है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट। फ्रॉम इंडेफिनिट टू डेफिनिट का मतलब ये होता है कि जैसे अनिश्चित से निश्चित की ओर कैसे जाया जा सकता है।
जैसे शुरुआत में क्या होता है, अच्छा पहले समझ लेते हैं। लिखा है कि इस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है। जो ज्ञान हमारा जो है अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, अनियमित है, जैसे आपको, जैसे हम लोग पहले ये समझते थे कि ये जो ऊपर आसमान है ऐसे कोई एक परत बनी होगी और फिर इसके ऊपर भगवान सब बैठे होंगे, सारे देवता इसके ऊपर बैठे होंगे, है ना। लेकिन अब पता चला कि ऊपर ये नीले कलर की कोई परत नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ऊपर चंद्रमा है, ऊपर कोई भगवान नहीं बैठा है ना, ना ऊपर कोई देवता बैठा है, ना ऊपर स्वर्ग है। पहले क्या था, पहले हम यही समझते थे कि भगवान ऊपर बैठे होंगे, है ना, और सब देवता होंगे। लेकिन आज सब क्लियर हो गया कि ऊपर आकाश गंगाएं हैं हजारों लाखों करोड़ों में, और तारे हैं जो कि पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, अब धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। तो ये होता है अनिश्चित से निश्चित। पहले हम अनिश्चित थे, पहले हम अस्पष्ट थे, आज उस चीज़ को लेकर स्पष्ट हो गए। वही चीज़ बच्चों के अंदर होती है। पहले बच्चे चीज़ों के बारे में अपनी अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं, या जैसे उन्होंने दादी नानी ने जो कहानियां सुना दी, बच्चों के अंदर वही चीज़ें फीड हो जाती हैं। वो ज्ञान उनका अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, फिर वो शिक्षा के माध्यम से स्पष्ट हो पाता है। अब इसको समझिए। तो अस्पष्ट और अनियमित ज्ञान को स्पष्ट और नियमित करना होता है। इसमें बालकों के बौद्धिक विकास, जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है, उसका क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास यानी कि ज्ञानेंद्रियों के विकास और अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता और निश्चितता धीरे धीरे आ जाती है। उसके विचार पहले होते हैं। उनको मान लीजिए परियों की कहानी सुनाएगी, परी आएगी, है ना, वो तुम्हें ऐसे गोद लेगी या जो भी चीज़ है, तो पहले उन्हें लगता था कि हाँ परियां आती होंगी, लेकिन आज वो क्लियर हो गया, उनका वो कॉन्सेप्ट दूर हो गया। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, कोई कॉन्सेप्ट या किसी चीज़ का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान नहीं होता है। जैसा उनको जिसने बता दिया उन्होंने मान लिया। अनुभव परिपक्वता के अभाव में वह कल्पना के अधिकता के कारण, बच्चों में इमेजिनेशन बहुत होती है, वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित और कई बार गलत भी होते हैं। जैसे सीधी सी बात यह है कि जब हम पहले जो है कि रामायण देखते थे, ठीक है, जो रामायण आती है, पहले हम जब छोटे थे रामायण देखते थे तो हम समझते थे कि ये सब ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ आया करती थी कि वहाँ पे इनको कौन देख कौन रहा होगा, इनकी ये वीडियो यहाँ आया कैसे टीवी में, ठीक है, ये तो भगवान है, सच में भगवान है। लेकिन आज पता चलता है कि वो भगवान नहीं, वो सिर्फ ये जो है उनका कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है ना। तो ये चीज़ पहले हम उसके बारे में स्पष्ट नहीं थे, निश्चित नहीं थे, आज वो सी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो अभाव में किसकी, अनुभव नहीं था, परिपक्व, हम मैच्योर नहीं थे, हमारे अंदर कल्पना बहुत अधिक थी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती थी। फिल्मों में पहले समझते थे कि वास्तव में ऐसे इनके मुक्का मार देते होंगे, ऐसे ये मर जाते होंगे, आज लगता है कि वो सब एक्टिंग है। तो ये आज स्पष्ट हो गया। शिक्षक को बालक के इसी अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाना चाहिए, फिर उसका विस्तार बताते हुए धीरे धीरे उसे निश्चित रूप देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, बहुत सारे उदाहरण दे भी चुके हैं। उड़ने वाले पक्षी, तोता, कौवा आदि के बारे में बालक की जो धारणा है वो अनिश्चित होती है। इनके शरीर की बनावट, ये घोंसला कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। शिक्षक चित्र के माध्यम से इनके विषय में उचित ज्ञान दे करके कि जो कौवा है वो घोंसला नहीं बनाता, कोयल के घोंसले में रहता है, या जो तोता है वो क्या खाता है, इनका धीरे धीरे इनका ज्ञान दिया जा सकता है। छात्रों के ज्ञान को निश्चित और स्थायी बनाया जा सकता है। किसी देश, प्रदेश, कोई प्रमुख स्थल है और वहाँ की विशिष्टताओं से संबंधित छात्रों को के अस्पष्ट और अनिश्चित ज्ञान को टीचर जो है, यानी कि जहाँ कोई भी प्रमुख स्थल है वहाँ के बारे में बच्चों को, वहाँ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बच्चों को क्लियर ज्ञान नहीं है, तो टीचर मानचित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से उदाहरण दे करके उनकी वहाँ की जो विशेषताएं हैं वो बच्चों को क्लियर करें, उस ज्ञान को निश्चित करें और स्पष्ट करें। ये होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर सिद्धांत। अगला है हमारा फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर।
तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये भी उसी से मिलता जुलता है जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें क्या कहा गया है, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कहा गया है कि देखिए इस सूत्र के अकॉर्डिंग बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जो उपलब्ध हैं, जो सामने हैं, जिन्हें बालक देख सकता है, जिन्हें बालक छू सकता है। उसके बाद उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जो बालक देख नहीं सकता, जो हमें दिखाई नहीं दे सकती, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पहले बालक को वर्तमान की बातें बतानी चाहिए, यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट में हमारे सामने उपस्थित है, जो आज का समय है, पहले उसके बारे में बालकों को बताओ, वर्तमान के बारे में। उसके बाद जो समय बीत गया उसके बारे में, फिर आने वाले समय के बारे में बताना चाहिए। इसमें लिखा है कि प्रत्यक्ष का ज्ञान सरलता से हो जाता है। भाई जो चीज़ सामने है वो हम जो है अच्छे तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने उपस्थित है। हम उसके गुण दोष को जान लेते हैं। अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष वस्तुओं को, जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में अगर हमको कोई बता रहा है तो हमें वैसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, है ना। तो अप्रत्यक्ष वस्तुओं को शिक्षण के समय प्रत्यक्ष तत्वों, वस्तुओं और उदाहरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो चीज़ हमारे सामने है उन्हीं का उदाहरण लेकर के बच्चों को समझाया जाए। उनको समझने के बाद बालक के लिए अप्रत्यक्ष बातों को समझना जो है वो आसान हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो भाषा में चित्र, पठन और अन्य विषयों में सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल है या कोई मूर्ति है, इनके माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। सामाजिक विषय में जैसे ग्लोब है, मॉडल पेपर, मॉडल है, चित्र है आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में बताया जा सकता है। जैसे संसार, पूरा संसार तो हम किसी के सामने ला करके खड़ा नहीं कर सकते, है ना, सारे समुद्र नदियां तो ला नहीं सकते, तो हम वो जो मॉडल है, ठीक है, जो ग्लोब है, उस ग्लोब के माध्यम से हम बता देंगे देखिए यहाँ पे ये देश है, यहाँ पे अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये रूस है, ये चाइना है, यहाँ पे ये नदी जा रही है, यहाँ पे ये वन का क्षेत्र है, यहाँ पे ये नदी है। ये सब हम उसके माध्यम से बता सकते हैं, जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने जो ग्लोब है उसके माध्यम से। अगला है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर का अर्थ क्या है, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। देखिए टीचर को पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण यानी कि कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और फिर उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या फिर सामान्य नियम निकलवाने चाहिए। ये जो सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर का, ये फॉर्मूला बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन, इन सभी चीज़ों के अवसर प्रदान करता है। बालक निरीक्षण कर पाता है, परीक्षण कर पाता है, विचार कर पाता है, चिंतन कर पाता है। इसमें बच्चे इंटरेस्टेड तरीके से लर्निंग करते हैं, जिससे उनको जो नॉलेज प्राप्त होता है वो स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है। जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है ना, ग्रामर है, इसको पढ़ाते समय जो ये विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है ये बहुत उपयोगी होता है। आइए समझते हैं। इस सूत्र से आशा है कि पहले छात्र को विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाया जाए, पहले उनको विशिष्ट ज्ञान दिया जाए, अर्थात छात्र के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, उसके बाद उसे सामान्यीकरण की ओर ले जाया जाए या उसकी तरफ जाने के लिए उसको प्रोत्साहित किया जाए। जैसे विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु अथवा बात, कोई विशेष बात वह है जो सामान्य से हटकर हो, जो जनरल से थोड़ा अलग हो, सर्वत्र उसी रूप में ना पाए जाकर किसी स्थान, क्षेत्र अथवा रूप विशेष से जुड़े हों, और सामान्य वह है जो उसी रूप में सभी जगह पाए जाएं। कहने का मतलब समझिए, जो सामान्य वो है जो हर जगह सेम रूप में पाया जाए, और विशिष्ट वो है जो सामान्य से हट करके, है ना, किसी स्थान, क्षेत्र, रूप विशेष से जुड़े होने चाहिए। अब इसमें क्या है कि ये जो सिद्धांत है, इस सूत्र को दृष्टांत से सिद्धांत की ओर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें बच्चे को उदाहरण से सिद्धांत की ओर ले जाते हैं। आगमन विधि में इसी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पहले बहुत से उदाहरण दिए जाते हैं किसी टॉपिक को लेकर के, फिर उन उदाहरणों से कहाँ चलते हैं, सामान्य जानकारी दी जाती है। उदाहरणों के उपरांत नियम बताए जाते हैं कि इसके रूल क्या हैं, या फिर सामान्य जानकारी दी जाती है। अथवा छात्र उदाहरणों के सिद्ध होने पर
स्वयं ही उनसे संबंधित सामान्य नियम निकाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर समझाना चाहें तो जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है और ये एडवर्ब है ना, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि नाउन क्या है। सबसे पहले जैसे आपने हेडिंग डाली, बच्चों आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। बेटा ये जो हमारे हाथ में है ये क्या है? अगर आपके हाथ में डस्टर है वो भी बता दीजिए कि ये जो डस्टर हमारे हाथ में है ये भी नाउन है। ये जो चाक आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये क्या है? ये नाउन है, ये संज्ञा है। ये जो जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो ये क्या है? ये एक नाउन है। ठीक है, जो किताब हाथ में पकड़े हुए क्या है? ये एक नाउन है। यहां से बच्चा समझ जाएगा इसका मतलब है कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु, कोई स्थान, ये जो होता है ये नाउन होता है, किसी का नाम, सर्वनाम। ठीक है, राम अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है, वह मतलब ये सर्वनाम हो गया। इस तरीके से पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक आप उदाहरण दे दीजिए, फिर उदाहरणों को समेकित करते हुए इनकी परिभाषा बतानी चाहिए। आपने पहले बता दिया बेटा ये पेंसिल है, ये भी नाउन है, कुर्सी पर बैठे हो ये भी नाउन है, बस्ता तुम्हारे हाथ में है, वो किताब वो भी नाउन है। इसका मतलब है कोई भी वस्तु, स्थान, ये जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संस्कृत हिंदी में सूक्ति एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जाती है। कोई भी सूक्ति है, कोई भी लाइन है, ठीक है, उसके बाद उसको जो एक्सप्लेन किया जाता है वो सामान्य नियमों से रिलेट करती है। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब आगे बढ़ते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब ये होता है किसी चीज का एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब जैसे आपके पास, आपके हाथ में एक पेन है, ठीक है, अब उस पेन की विशेषताएं आप बता रहे हैं अलग अलग। ये पेन है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसकी राइटिंग बहुत स्मूथ है, इसकी जो रिफ़िल है ये यहाँ मिलती नहीं, बहुत अच्छी रिफ़िल है, कम 25-30 रुपए की रिफ़िल आती है, इसमें इंक भी डालनी नहीं पड़ती है, जब ख़त्म हो जाती है नई रिफ़िल लानी पड़ती है, और ये जब हम जेब पे लगाते हैं तब भी अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके से आप उसको एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, फिर सिंथेसिस जो होता है, सिंथेसिस में क्या होता है? कई चीज़ों को मिला करके उसको एक कर देना, उसकी जो विशेषताएं हैं उनको जोड़ करके एक कर देना, ये होता है सिंथेसिस। देखिए एनालिसिस टू सिंथेसिस चलते हैं। किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसके टुकड़े करना, ये आपने उसके यहाँ टुकड़े कर दिए कि जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो जाए। फिर आपने क्या किया? जैसे ये समस्या थी, आपने इस समस्या के टुकड़े किए। मान लीजिए किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आई, अब आप ये देख रहे हो कि अच्छा ये तुमने क्या कहा था, फिर उसने क्या कहा, वो बीच में कैसे आया, ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची, वो क्या लफड़ा था। आपने उसको सारे पार्ट कर दिए। आपने उस समस्या, जो एक बड़ी समस्या बन गई थी, अब आपने उसके पार्ट कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है, अब उस समस्या का हल जैसे टुकड़े करना, ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनके जोड़ने पर आपने समस्या के टुकड़े कर दिए। फिर इन समस्या के टुकड़ों को आप फिर क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पर जब जो है वो हल तैयार हो जाए वही क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाया जाता है तो उसे संश्लेषण कहते हैं। खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब आप जोड़ करके समझाते हैं तो वो सिंथेसिस कहलाता है। विश्लेषण में पहले संपूर्ण वस्तु का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आप इसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके टुकड़े करेंगे, फिर उसके विभिन्न भागों को बताया जाता है। ओके, सिंथेसिस में जो बहुत सारे टुकड़े हैं उसको एक करके समझाना क्या कहलाता है? खंडों में प्राप्त जो ज्ञान है, अलग अलग खंडों से, पार्ट्स से जो हमें नॉलेज मिली है उसको हम जोड़ करके समझाएं, वो संश्लेषण होता है। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। फॉलो नेचर के बाद हाँ ये लास्ट है हमारा सूत्र, फिर क्लास आपकी एंड हो जाएगी। और आप सभी से निवेदन है, क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों तक, कॉलेज ग्रुप में जहाँ जा सके शेयर कीजिए। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर का मतलब क्या है? ये जो टीचिंग फॉर्मूला है, इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक की प्रकृति को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रदान करने से कि बालक का नेचर कैसा है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, वो उसकी योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, उसकी आवश्यकता कितनी है, वो क्या चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस समाज से आता है। हर तरीके से उसका नेचर ध्यान में रख करके टीचिंग किया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वो जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक और शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो बात बताएं आप, जो भी शिक्षण आप कर रहे हैं, उससे बालक का मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, बालक का फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर टीचर ऐसा नहीं करता तो इससे छात्र के डेवलपमेंट में बाधा आएगी।
अतः बालक की प्रकृति के अकॉर्डिंग शिक्षा प्रदान कर उसे आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नैसर्गिक विधि भी कहा गया है। इस संदर्भ में रेमंड का कहना है कि इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि हमको अपने साधनों को बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए, यानी कि जो हमारे साधन हैं उनको बालक के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। यहाँ पे लैंडन महोदय की डेफिनेशन है कि हमारा शिक्षण, हमारी जो टीचिंग है, हमारा जो प्रशिक्षण है, बालक के विकास के नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य करने की जो विधियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे थे शिक्षण के सूत्र। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम शिक्षण की प्रविधियां समझेंगे। ओके, और आज जो है शायद आपकी नेक्स्ट क्लास नहीं हो पाएगी, और आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नोट्स के लिए आप जो नंबर आपको बताया गया है वहाँ पे फटाफट मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, जिनसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।